अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के कार्य की शुरुआत 5 अगस्त को होनी है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे और इस कार्यक्रम के आयोजन से संबंधित तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। अयोध्या नगरी को सजाया संवारा जा रहा है, रंग रोगन किया जा रहा है, बहुत आकर्षक लग रही है अयोध्या नगरी। इस बीच राम मंदिर निर्माण से संबंधित जो ट्रस्ट है उसके महासचिव चंपत राय ने कहा है कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, राम भक्त हैं, वो सोने की और चांदी की ईंटें शिलाएं लेकर अयोध्या आ रहे हैं या अयोध्या भिजवा रहे हैं। कृपया वो ऐसा ना करें। उन्होंने इसका कारण बताते हुए कहा है कि बैंकों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम ये जो सोने की और चांदी की ईंटें हैं इसकी कहाँ रखें, क्योंकि लॉकर इतने बड़े नहीं हैं। इसके अलावा ये जो सोने की ईंटें हैं, चांदी की ईंटें हैं, इनकी गुणवत्ता की परख कैसे हो, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा है कि जो श्रद्धालु सोने की या चांदी की ईंटें दान करना चाहते हैं या जो कुछ भी दान करना चाहते हैं वो इसको दान ना करके उसके बराबर की जो राशि है वो बैंक खाते में डाल दें और उस राशि का उपयोग राम मंदिर निर्माण के लिए किया जाएगा, ऐसा उन्होंने अपील की है वीडियो संदेश जारी करके। इस बीच चूंकि राम मंदिर का जो सपना है वो पूरा होने वाला है, सबका 500 वर्षों का जो एक सपना था लोगों का, कई 24-25 पीढ़ियां निकल गई इस सपने को साकार होते देखने के लिए। लेकिन आप देखिए कि सपना पूरे होने जा रहा है तो कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। अब सीपीआई के एक सांसद हैं विनय विश्वम, उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय को एक पत्र लिख के कहा है कि आप दूरदर्शन पर इसका सीधा प्रसारण क्यों कर रहे हैं, ये जो संवैधानिक भावना है उसके खिलाफ है। आपको ये सोचना चाहिए, छोटे से छोटे खेल जो आयोजन होते हैं, छोटे से छोटे कोई और ऐसा नहीं है कि दूरदर्शन पहली बार किसी धार्मिक समारोह का कोई राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर सीधा प्रसारण करने जा रहा है, ऐसा पहले कई बार हो चुका है। सिर्फ राम मंदिर बनने जा रहा है, हम उसमें बार बार आपत्ति दर्ज कराते रहें। कभी इस बात के लिए आपत्ति दर्ज कराएं कि प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं, कभी इस बात के लिए दर्ज कराएं कि कोविड काल में क्यों इस तरीके का आयोजन किया जा रहा है, कभी इस बात के लिए दर्ज कराएं कि क्यों लाइव प्रसारण हो रहा है, कभी हम पता नहीं किस किस कारण को लेकर आएंगे ये लोग 5 अगस्त से पहले तक। लेकिन ये साफ हो चुका है कि कुछ लोग हैं जिनके आंखों में कुछ चीजें खटकती थी, वो अब भी खटक रही है। लेकिन ऐसे लोगों को सिर्फ देखते ही रहना होगा, क्योंकि भव्य राम मंदिर के निर्माण की जो नींव है 5 अगस्त को पड़ने जा रही है और 3-3.5 साल में मंदिर बनकर खड़ा होगा। आरती करने आप भी आइएगा। इन सब लोगों के लिए खैर क्या कहें जो इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन अगर राजस्थान की राजनीति की बात करें तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने अब जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं उनके समक्ष 3 और शर्तें रख दी हैं कि इनको आप अगर मानते हैं तो विधानसभा सत्र बुलाया जा सकता है। कांग्रेस कह रही है कि अब हम इस लड़ाई को दिल्ली लेकर जाएंगे, राष्ट्रपति से मिलेंगे, विधायकों की परेड करवाएंगे और क्या क्या करेंगे। हालांकि जो कांग्रेस के लोग हैं उन्होंने आज देश भर में अलग अलग राजधानियों में जो राजभवन हैं उनके समक्ष प्रदर्शन किए हैं। इसके अलावा अगर आज की बड़ी खबरों की बात करें तो ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन को आज अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उनकी जो कोविड-19 रिपोर्ट है नेगेटिव आ गई है। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके कहा है कि उनको घर जाते देख मेरी आंखों में आंसू आ गए, प्रभु तेरा शुक्रिया। इसके अलावा आज के इस बुलेटिन में और भी कुछ ऐसी खबरें हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जरा एक बार सिलसिलेवार ढंग से उस पर नजर डालते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद विनय विश्वम ने सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को सोमवार को पत्र लिखकर कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम का दूरदर्शन पर प्रसारण करना राष्ट्रीय अखंडता के स्वीकार्य प्रावधानों के विरुद्ध होगा। विश्वम ने कहा कि प्रसार भारती अधिनियम की धारा 12(2)(a) स्पष्ट करती है कि राष्ट्रीय प्रसारण सेवा का उद्देश्य देश की एकता और अखंडता तथा संविधान में निहित मूल्यों को बरकरार रखना है। उन्होंने कहा, देश के लिए राष्ट्रीय प्रसारक की स्थापना धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सौहार्द के सिद्धांतों पर हुई थी। 5 अगस्त को अयोध्या में धार्मिक समारोह के प्रसारण के लिए दूरदर्शन का इस्तेमाल करना राष्ट्रीय अखंडता के स्वीकार्य प्रावधानों के विपरीत है। भाकपा नेता ने कहा कि यह सुनिश्चित करने का प्रयास होना चाहिए कि सभी समुदायों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान हो। गौरतलब है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन कार्यक्रम होगा। राम मंदिर निर्माण से जुड़े ट्रस्ट के न्यासियों ने कहा है कि इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर होगा।
उधर राम मंदिर निर्माण के लिए बद्रीनाथ की मिट्टी तथा अलकनंदा नदी का जल सोमवार को अयोध्या भेजा गया। राम मंदिर के शिलान्यास के लिए प्रतीकात्मक रूप से बद्रीनाथ धाम की पवित्र मिट्टी और अलकनंदा नदी के जल से भरा कलश बद्रीनाथ मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम के बाद मंदिर के सिंहद्वार से अयोध्या ले जाया गया। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड द्वारा भी कार्यक्रम में सहयोग किया गया। यह जल कलश और मिट्टी यहां से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद के स्वयंसेवक और भाजपा कार्यकर्ता अयोध्या पहुंचाएंगे। इस कार्यक्रम से जुड़े सदस्यों ने बताया कि उत्तराखंड के चारों धामों से सामूहिक रूप से जल एकत्रित कर हरिद्वार लाया जाएगा और वहां से 29 जुलाई को अयोध्या ले जाया जाएगा। उधर राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने सोमवार को संकेत दिया कि यदि सरकार कहती है कि उसका उद्देश्य विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने के लिए शक्ति परीक्षण करना है तो अल्पावधि नोटिस देकर सदन का सत्र बुलाया जा सकता है। राज्यपाल ने विधानसभा का सत्र बुलाने संबंधी राज्य मंत्रिमंडल का संशोधित प्रस्ताव कुछ बिंदुओं के साथ अशोक गहलोत सरकार को वापस भेज दिया है, जिसके साथ यह सुझाव दिया गया है। मिश्रा ने दूसरी बार इस तरह का प्रस्ताव वापस भेजा है। राज्यपाल ने प्रस्ताव वापस करते हुए राज्य सरकार को भेजे नोट में 3 बातों का उल्लेख करते हुए एक नया प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। पहला यह कि विधानसभा का सत्र 21 दिन का स्पष्ट नोटिस देकर बुलाया जाए। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि यदि राज्य सरकार विश्वास मत हासिल करना चाहती है तो यह अल्पावधि में सत्र बुलाए जाने का युक्ति संगत आधार बन सकता है। इस बारे में कांग्रेस ने संकेत दिया है कि वह ऐसा चाहती है, लेकिन अपने प्रस्ताव में उसका उल्लेख नहीं किया। मिश्रा ने जो दूसरी बात कही है वह यह है कि राज्य सरकार को विधानसभा में शक्ति परीक्षण की कार्रवाई का सीधा प्रसारण करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार को विधानसभा की प्रस्तावित बैठक के दौरान कोरोना वायरस के प्रसार के खिलाफ एहतियात भी सुनिश्चित करनी होगी। उधर राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री अविनाश पांडे ने सोमवार को कहा कि राजस्थान में जारी गतिरोध के बीच पार्टी सभी उपलब्ध लोकतांत्रिक उपायों का इस्तेमाल करेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट खेमे के कई विधायक कांग्रेस नेताओं के संपर्क में हैं। पांडे ने संवाददाताओं से कहा, हम पूरे गांधीवादी तरीके और शांतिपूर्ण ढंग से जितने भी उपाय लोकतंत्र में मौजूद हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। आगे की कार्रवाई के बारे में पांडे ने कहा, जैसे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संकेत दिया है कि आवश्यकता पड़ी तो सभी जनप्रतिनिधियों के साथ राष्ट्रपति के सामने जाकर उनसे भी गुहार लगाएंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। इसके साथ ही पांडे ने कहा कि सचिन पायलट खेमे के कुछ विधायक कांग्रेस नेताओं के संपर्क में हैं। एक सवाल के जवाब में पांडे ने कहा, निश्चित रूप से कई विधायक संपर्क में हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने ऐसे विधायकों की संख्या 3 बताई है, लेकिन पांडे ने कहा यह संख्या अधिक भी हो सकती है। पांडे ने कहा कि गहलोत सरकार से बगावत कर गए विधायक अगर अपनी गलतियों को मानते हुए माफ़ी मांगते हैं और पार्टी आलाकमान के सामने अपनी चिंताएं रखते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें आने वाले समय में कांग्रेस में सम्मान दिया जा सकता है। उधर कोरोना वायरस महामारी के बावजूद पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने और द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को विस्तार देने के उद्देश्य से भारत ने सोमवार को बांग्लादेश को 10 रेलवे इंजन सौंपे। विदेश मंत्री एस जयशंकर और रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ी लाइन यानी ब्रॉड गेज वाले इंजन को डिजिटल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बांग्लादेश की ओर से रेल मंत्री मोहम्मद नूरुल इस्लाम सुजान और विदेश मंत्री अबुल कलाम अब्दुल मोमेन ने डिजिटल माध्यम से समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर जयशंकर ने भारत और बांग्लादेश के बीच समय की कसौटी पर परखे गए तथा भरोसे और सम्मान पर आधारित संबंध की गहराई को रेखांकित किया। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि कोविड-19 के कारण दोनों देशों के बीच सहयोग में कमी नहीं आई है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्मशती के अवसर पर उन्हें ऐसे और मील के पत्थर स्थापित करने की आशा है। गोयल ने अपने बयान में द्विपक्षीय व्यापार और संपर्क बढ़ाने की दिशा में रेलवे के क्षेत्र में सहयोग के महत्व को रेखांकित किया। इस बीच उद्योग मंडल फिक्की ने सुझाव दिया है कि अनलॉक के तीसरे चरण में सरकार को मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों तथा मेट्रो रेल को दोबारा खोलना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं की इजाज़त देनी चाहिए। हालांकि फिक्की ने यह कहा कि ऐसा करने के दौरान सभी सुरक्षा सावधानियों का सख्ती के साथ पालन होना चाहिए। उद्योग मंडल ने स्थानीय हालात को ध्यान में रखते हुए स्कूलों और शिक्षण संस्थानों को फिर से खोलने का समर्थन भी किया है। इसके अलावा कई अन्य प्रतिबंधों को हटाने का सुझाव भी फिक्की ने दिया है। फिक्की ने सुझाव दिया कि 2 देशों के बीच भारतीय और विदेशी विमानन कंपनियों को परिचालन की इजाज़त दी जानी चाहिए। इसके साथ ही होटलों में
रेस्तरां और भोजनालयों के इस्तेमाल की सिफारिश भी की गई है। फिक्की ने कहा कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप से निपटने के दौरान यह स्पष्ट हो गया है कि ज़्यादातर अर्थव्यवस्थाओं में लंबे समय तक लॉकडाउन नहीं चल सकता है। संगठन ने कहा कि चूंकि देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन को लागू किया जा रहा है, ऐसे में बड़ी संख्या में कारोबार और आजीविका प्रभावित हुई है। अनलॉक का तीसरा चरण 31 जुलाई को खत्म हो रहा है और देश अनलॉक के तीसरे चरण की तैयारी कर रहा है। फिक्की ने कहा कि अब विमानन, खेल और पर्यटन जैसे क्षेत्रों पर लगाए गए प्रतिबंधों को आसान बनाने पर विचार करने का समय है। ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन की कोविड-19 जांच रिपोर्ट सोमवार को नेगेटिव आई और दोनों को शहर के एक अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। 46 वर्षीय अभिनेत्री के पति और अभिनेता अभिषेक बच्चन ने इसकी ट्विटर पर पुष्टि की। अभिनेता ने ट्वीट किया, सौभाग्य से ऐश्वर्या और आराध्या की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। दोनों अब घर पर रहेंगी। 44 वर्षीय अभिनेता ने कहा कि वह और उनके पिता अमिताभ बच्चन अब भी नानावती अस्पताल के पृथक वार्ड में हैं। अभिनेता ने ट्वीट किया, मैं और मेरे पिता अब भी अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों की देखरेख में हैं। आप सभी की प्रार्थनाओं और दुआओं के लिए धन्यवाद, हमेशा आभारी रहूंगा। अभिनेत्री और उनकी 8 वर्षीय बेटी को संक्रमित पाए जाने के करीब एक सप्ताह बाद 17 जुलाई को नानावती अस्पताल के पृथक वार्ड में भर्ती कराया गया था। वहीं अमिताभ और अभिषेक बच्चन 11 जुलाई को अस्पताल में भर्ती हुए थे। पिता पुत्र अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी अपने प्रशंसकों के साथ विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर साझा करते रहे हैं। इसके अलावा बिहार बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। आपको ले चलते हैं मुजफ्फरपुर। देखिए लोग कितने परेशान हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि खाना खाने के लिए उनके पास नहीं है, साफ पानी पीने के लिए नहीं है। आइए दिखाते हैं आपको उनकी समस्या। घुसना दूसरा पानी का व्यवस्था है, न खाने का व्यवस्था है, पानी भी नहीं है। दूसरे राशन पानी अपना लेके खाए रहे। जिला प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है हमको। जिला प्रशासन सीओ को फोन कर रहा था, फोन नहीं उठा रहा है। फोन रखिए। पानी जो है 15 तारीख से हम लोग दाहे में सीओ के पास गए, अपना आवेदन सौंपे 22 तारीख को। हमको रिसिंग मिला हुआ है। कल फोन कर रहे हैं तो कह रहे हम आ रहे हैं, आधा घंटा में आ रहे हैं। पन्नी ने सब मुखिया यहाँ आके रखा हुआ है। पन्नी मुखिया के पास फोन किया तो मुखिया कहता है हमारे पास आने की कोई जरूरी नहीं है, हम पन्नी नहीं देंगे। तब जाके लास्ट में हम ये फुल जाम किए हैं। पूरा 4 दिन पानी घेर लिया, कुछ प्रशासन नहीं गया है, खाने पीने के लिए मर रहा है, रहने के लिए पानी नहीं मिला, कुछ मिला है, इसे सब जाम किया है।